आईपीएल में कुछ टीम्स ट्रॉफी जीतने आती हैं और कुछ टीम्स कंटेंट और मीम प्रोवाइड करते हैं। और ऑनेस्टली लखनऊ सुपर जायंट्स अब दूसरी कैटेगरी में पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है। एक टाइम था जब बैक टू बैक 2 सीजन उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था और उन्हें एक सीरियस कंटेंडर माना जाता था ट्रॉफी का। लेकिन फिर एलएसजी ने सोचा कि स्टेबिलिटी तो ओवररेटेड और बोरिंग होती है, चलो कॉमेडी करते हैं। उन्होंने केएल राहुल को जाने दिया, कृणाल पांड्या को रिटेन नहीं किया और फिर आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल खेला ऋषभ पंत फॉर 27 करोड़। यार इतने में तो पैसा शॉर्टेज लीग की 3-4 टीम्स या इवन आईपीएल की भी एक टीम का मिडिल ऑर्डर तो आ ही जाता। और आयरनी देखो, जिस साइनिंग को फ्रेंचाइजी का फ्यूचर बोला गया था, वही साइनिंग इवेंचुअली फ्रेंचाइजी का प्रेशर कुकर बन के रह गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 27 करोड़ का प्रेशर ऋषभ पंत और साथ में एलएसजी को ले डूबा है और कैसे एक प्लेऑफ टीम बॉटम टेबल मीम बनकर रह गई है। साथ ही ये देखेंगे कि कैसे उनके टू मेनी लेजेंडरी ब्रेन्स ने टीम का दिमाग खराब कर दिया है और क्यों एलएसजी अब एक क्रिकेट टीम कम और एक कॉर्पोरेट ग्रुप प्रोजेक्ट ज्यादा लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, एलएसजी कोई वीक फ्रेंचाइजी नहीं थी। 2022 और 2023 दोनों सीजन में प्लेऑफ खेला था। केएल राहुल के अंदर टीम का विनिंग परसेंटेज था 54%। और हाँ, आई अग्री कि राहुल का स्ट्राइक रेट कभी कभी स्लो लगता था, लेकिन बंदा एक गारंटी था। 600 प्लस रन्स ऑलमोस्ट एवरी सीजन और इससे टीम को एक स्टेबिलिटी मिलती थी। टीम में एक स्ट्रक्चर था, उसकी एक आइडेंटिटी थी। लेकिन फिर क्या होता है, गोयनका जी का पब्लिकली राहुल के को डांटना उनके एग्जिट का कारण बनता है। इसके बाद फ्रेंचाइजी डिसाइड करती है हम स्टेबिलिटी नहीं स्टार पावर खरीदेंगे और एंट्री होती है 27 करोड़ देकर ऋषभ पंत की। हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। देखिए 27 करोड़ सिर्फ एक सैलरी नहीं होती, 27 करोड़ एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। और ऑनेस्टली पंत के साथ वही हुआ। दिल्ली कैपिटल्स में जो हमें फेयरलेस ऋषभ पंत दिखाई देता था, वो रिवर्स स्कूप मारता था, टीममेट्स और ओपोनेंट्स के साथ मजाक करता था, वो नेचुरली काफी अग्रेसिव था। एलएसजी में आते ही लगने लगा कि किसी ने उनके कंधे पर एक सीमेंट की बोरी रख दी है और वो कप्तान कम मजदूर ज्यादा दिखने लगे। डिफरेंट सिर्फ बैटिंग का नहीं है, अब मेंटालिटी का भी है। राहुल काफी काम थे और पंत सिंगल लॉन्डो की तरह बहुत डेस्परेट कर रहे थे। और देखो यार, ऑनेस्टली अगर हर दूसरे मैच के बाद ओनर कैमरे के सामने आकर एक डिसअपॉइंटेड फादर वाला एक्सप्रेशन देना, तो प्रेशर पाकिस्तान के लोन्स की तरफ एकदम भरने लग जाता है। अब बैटिंग स्ट्रगल्स तो थे ही, लेकिन असली जो डैमेज हुआ वो हुआ लीडरशिप से। पंत की कैप्टनसी कभी कभी ऐसी लगती है कि बंदा ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा हो, बैटिंग की नहीं बल्कि हीरो बनने चला ऋषभ भी स्थान विशेष में ले लिया हो पावा तीर इस चीज की। यार आप बैटिंग ऑर्डर पे ले लीजिए, आज ओपनर कौन बनेगा? जी मैं। मतलब मिचेल मार्श और एडन मार्करम की अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। 2025 से बहुत उन्होंने रन मारे थे, लेकिन पंत ने तोड़ दिया। क्यों भैया किसी को नहीं पता। टीम का बैटिंग ऑर्डर इतना सफल हुआ कि किसी प्लेयर को अपना बैटिंग ऑर्डर पता ही नहीं होता था। मतलब निकोलस पूरन को देखो, उन्होंने आईपीएल 2025 में नंबर 3 पर खेलते हुए लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाए थे। पर पंत को लगा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, उन्हें कभी नंबर 4 पर भेजते, कभी नंबर 5 पर भेजते। नतीजा पूरन ने 8 मैचों में सिर्फ 81 के स्ट्राइक रेट से 82 रन मारे। और भाई साहब केकेआर के अगेंस्ट सुपर ओवर का तो कहना ही क्या। मतलब आप देखो, मैच फाइनल ओवर तक गया और दोनों टीमें ऐसी ही कोशिश कर रही थी कि यार नहीं, हम ज्यादा बुरा गेम दिखाएंगे, हम हारेंगे। और पंत ने कहा ऐसे कैसे। उन्होंने लास्ट ओवर दिया दिग्वेश राठी को। रिंकू सिंह ने कहा थैंक यू पंत भाई। उन्होंने 4 छक्के लगातार जड़ दिए और मैच को बराबरी पर फिनिश कर दिया। फिर आता सुपर ओवर। सुपर ओवर के लिए गैस करिए कि नारायण के सामने बैटिंग करने किसे भेजा? आउट ऑफ फॉर्म निकोलस पूरन को। मतलब आप वो देखो कि पूरन का ऑलरेडी इतना हॉरिबल सुपर ओवर रिकॉर्ड है, उसके सामने उनका फॉर्म भी नहीं है और सामने सुनील नारायण है। तो ये तो वैसे ही होना था कि भाई पूरन ने कहा कि मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, तो पंत ने कहा परफेक्ट, आज की ओपन हार्ट सर्किट पूरी करेगा। कोई सेंस है इस बात की? और फिर हुआ क्या? पूरन फर्स्ट बॉल आउट। सुपर ओवर की तीसरी बॉल पर राहुल जी क्या हो गई एलएसजी की इनिंग खत्म। और बाद में एक्सपर्ट्स ने ही बोला है कि यार टू मेनी ब्रेन्स क्रिएट कंफ्यूजन। ट्रांसलेशन बोलूं तो डगआउट में सारे के सारे आइंस्टाइन बने हुए थे।
अब ऑनेस्टली एलएसजी का सपोर्ट स्टाफ देखकर लगता है कि क्रिकेट टीम नहीं बल्कि मार्वल्स की टीम है। एवेंजर्स सारे असेंबल हो गए हैं। जस्टिन लैंगर, टॉम मूडी, लांस क्लूजनर, भरत अरुण, आई मीन इतने लेजेंडरी नेम्स एक साथ है। सुनने में बहुत डेंजरस लगता है, पर इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द लखनवी बिरयानी। आप पंत को देखो, वो ऑलरेडी विकेट कीपर है, कैप्टन है, टीम के लीड बैटर है, 27 करोड़ वाले प्लेयर है, पर उनको हर साइड से टैक्टिकल एडवाइजेस मिलती रहती है। तो होता क्या है इससे कि यार पंत का भी मैं समझ रहा हूँ, उनका मेंटल ओवरलोड हो गया है, उनका जो नेचुरली डिसीजन मेकिंग इंस्टिंक्ट है वो गायब हो गया है, उनकी फ्रीडम चली गई है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कभी डेटा बोल रहा है, कभी कोई मैचअप बोल रहा है, कभी एनालिटिक्स तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ यार, आई मीन टू से एनालिटिक्स बोल रहा है। और इस खिचड़ी की वजह से अपोजिशन बोल रही है कि ऋषभ भाई थैंक यू। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और भैया फिर में आता है मेरा फेवरेट पार्ट, पिकाना की पिच। मतलब एलएसजी ने डिसाइड किया कि यार लखनऊ में हम पर्थ जैसी पिच बनाएंगे। मतलब आप समझो कि भाई पर्थ तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसी पिच बनाने का रिजल्ट क्या हुआ? ऑपोजिशन फास्ट बॉलर्स बन गए प्राइम मुकेश मैकरा, ग्लेन मैकरा, और एलएसजी बैटर्स हम तो खेल समझे में लगे थे। समझ रहे हो? तो होम एडवांटेज को उन्होंने गिफ्ट रख के ऑपोजिशन को थमा दिया, और ऑपोजिशन ने कहा कि आप वहीं डाल लो जहां सूर्य नहीं उगता है। असली है ये लोंडा। मतलब नॉर्मली हर टीम अपनी होम कंडीशंस को यूज करती है। एलएसजी पहली टीम है जिसने अपनी होम कंडीशंस को अपने अगेंस्ट ही यूज कर लिया। अब इन सारी चीजों से जो चाय बनी ना, उसमें एलएसजी की टीम बिस्किट की तरह डूब गई। मतलब टीम अपनी पूरी तरह आइडेंटिटी लूज कर बैठी। मुझे के राहुल का एरा याद आता है। एलएसजी में जब वो थे बहुत काम थे, स्टेबल थे, और टीम प्लेऑफ में पहुंच रही थी। लेकिन पंत के एरा में आप देखो कि प्रेशर ओढ़ लेते हैं, केओस रहता है, बहुत ज्यादा टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अब ओनर से पब्लिक स्कोल्डिंग मिलती है, और इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। 2025 में लास्ट 6 में से 5 मैचेस हारी है। 2026 से बॉटम ऑफ द टेबल बनी हुई है 10th नंबर पे। मतलब जो प्लेऑफ में रेगुलरली पहुंचते थे वो अब सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह आते हैं आईपीएल में। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषभ पंत इज अ बैड प्लेयर, बिल्कुल नहीं। पंत इज एन एब्सोल्यूट मैच विनर और इंडिया के बिगेस्ट एक्स फैक्टर प्लेयर्स में से है। लेकिन हर प्लेयर हर एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता, और एलएसजी ने उसके अराउंड जो एक इकोसिस्टम तैयार किया है ना, वो एम्पावर नहीं करता, वो और ज्यादा सफोकेट करता है ऋषभ पंत को। या 27 करोड़ की जो साइनिंग थी वो सिर्फ फाइनेंशियल गैम्बल नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल गैम्बल थी, और अभी तक तो वो गैम्बल एलएसजी हार रही है। देखो, मेरे हिसाब से करना ये चाहिए कि हेड कोच जस्टिन लैंगर सिर्फ वही बात करे पंत से, बाकी जो कोचेज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उनके एरिया से रिलेटेड रहे, कि बैटिंग कोच है बैटिंग की बात कर रहा है, बॉलिंग कोच है बॉलिंग की बात कर रहा है, फील्डिंग कोच है फील्डिंग की बात कर रहा है। दूसरा, जो क्रिकेटिंग डिसीजंस है कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, टॉस जीत कर क्या करना है, पिच कैसी चाहिए, ये सारे डिसीजंस सिर्फ जस्टिन लैंगर और ऋषभ पंत ने। और भैया किसी को चाहिए कि गोयनका जी से हाथ जोड़कर बोले कि यार आप ना क्रिकेटिंग डिसीजन से दूर रहो, जैसे प्रीति जिंटा रहती है। तीसरा, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को, और ये फालतू के एक्सपेरिमेंट से बचना होगा। मतलब हर मैच में आप एक्सपेरिमेंट करते हो यार, किसी 6-7 मैच में एक में कर रहे हो कि किसी को ऊपर भेज दे नीचे भेज दे, समझ में आता, बट आप हर मैच में एक्सपेरिमेंट मत करो, एक टेम्पलेट लेकर चलो। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या है ऋषभ पंत और एलएसजी की प्रॉब्लम? और एलएसजी का क्या सिस्टम ही फ्लॉड है या सिर्फ कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं? आप अगर एलएसजी का टीम मैनेजमेंट लीड कर रहे होते तो आप क्या इंप्रूवमेंट करते हैं? कमेंट करके प्लीज बताइए। और ऐसे ही डीप डाइव क्रिकेट वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं न्यू यूट्यूबर, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं अक्षय, नमस्कार।